at Noon Indian Defense Academy. Hello students, first of all congratulations to all of you. You have given your 2020 NDA examination and this is my warm wishes to all of you that you may get through in your this opportunity guys. तो अभी तक हमारे साथ आप लोगों ने पूरा कोर्स किया, कोर्स करने के बाद आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने पेपर के रिगार्डिंग और हमें उम्मीद है कि जो हमने कोर्स में पढ़ा था मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने के लिए मिले जीएस पार्ट में, करंट अफेयर के पार्ट में। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूजीलैंड इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ग्रुप्स। न्यूजीलैंड किस आइलैंड ग्रुप का पार्ट है, ये क्वेश्चन हमारे पास पहली बार आया था। तो इसमें 3 जो ऑप्शंस थे उसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। एक माइक्रोनेशिया में, एक पॉलिनेशिया में, एक मेलानेशिया में। माइक्रोनेशिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ गुयाना वाला हिस्सा आता है, दैट इज़ माइक्रोनेशिया का हिस्सा होता है। पॉलिनेशिया जो एंशिएंट न्यूजीलैंड का हिस्सा था या पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, उसे हम पॉलिनेशिया के तौर पे देखते हैं, जिसमें ब्रिटिश ने अपना राज किया था। एट प्रेजेंट जब हम गुयाना के साथ न्यूजीलैंड को इंट्रोड्यूस करके देखते हैं आइलैंड के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, न्यूजीलैंड को, तो हमें उसकी कैटेगरी मिलती है मेलानेशिया की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर था बच्चों वो था ऑप्शन बी, दैट इज़ मेलानेशिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था, ऑप्शन बी, मेलानेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए बार बार हमने अपने असाइनमेंट में इस बात को डिस्कशन किया था। 2015 से 2020 तक जितनी भी प्रधानमंत्री रिलेटेड, ठीक है, कोई योजना है तो उसका असाइनमेंट बनाने के लिए बात हमने अपने असाइनमेंट में की थी और इन योजनाओं को हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहीं से एक क्वेश्चन आपको मिला है और मुझे उम्मीद है कि जिन छात्रों ने हमारे इस असाइनमेंट को बनाया होगा उन्हें इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई होगी बच्चों। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 2015-16 में शुरू होती है। 1 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू होती है बच्चों। ठीक, नाउ the basic aim of is to change the physical access to the water into the farm, physical access, good irrigation facilities जो हैं उसको डेवलप करने का इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य रहा है। ठीक है, और साइमल्टेनियसली इरिगेशन फील्ड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की भी जो बात थी वो इस योजना का एक हिस्सा रही हुई है। तो ये जो तीनों ही कथन दिए गए हैं बच्चों वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित हैं। योर आंसर इज़ डी, ऑल 3। दैट मीन्स द सेलेक्ट करेक्ट आंसर पूछा गया था, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान डिस्कस किया था, आर्टिकल 79 के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, प्रिपरेशन में जब हम फास्ट क्रैश कोर्स कर रहे थे बच्चों तो तब हमने उसमें स्पेसिफाइड पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को जब पढ़ा था तो इम्फेसाइज करके इस बात को हमने डिस्कस किया था। प्रेसिडेंट जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लोकसभा बट ही इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो इस बात को हमने लगातार डिस्कस किया था कि विच आर द मेन कंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट। दीज आर द हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम हिंदी में लोकसभा बोलते हैं बच्चों, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, एंड राष्ट्रपति। ये तीनों ही मिलाकर हमारी संसद का निर्माण करते हैं और आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का ही डिस्कशन किया गया है, यही बताया गया है। तो योर आंसर इज ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। ये सभी क्वेश्चन से आप रूबरू हुए थे, इनके बारे में आपने पढ़ा था, समझा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रश्न अच्छे से पढ़े होंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में और अच्छे से इन्हें क्या किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट है 5 ईयर प्लान कंसिडर फर्स्ट लॉन्च इन। 5 ईयर प्लान्स सबसे पहले कहाँ लॉन्च किए गए थे, इस क्वेश्चन को बहुत बार भी आपने डिस्कस किया था। जब आप इंडियन प्लानिंग को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था इस बात को कि हमने यूएसएसआर से इंडियन प्लानिंग जो है वो हमने ऑप्ट करी थी और पूरी दुनिया ने ही जो ये प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है ये वहीं से ऑप्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले जो प्लान डेवलपमेंट की जो बात करती है या उस पॉलिसी को यूज़ करती है वो कौन सी है, यूएसएसआर है। योर आंसर इज़ बी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट था द कॉल फ्रॉम गरीबी हटाओ, स्पेसिफाइड पढ़ा था 5 ईयर प्लान्स के बारे में। हमने इसके में असाइनमेंट बनाने के लिए भी आपको बोला था बच्चों कि आप जो स्पेसिफाइड 5 ईयर प्लान्स है इनके जो मॉडल नेम है वो और जो इनका मोटो था या इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था या जो मेन फोकस्ड एरिया था, ठीक है, वो और किस ईयर से किस ईयर तक ये चलाए गए थे और तब प्रधानमंत्री कौन थे। इन 4-5 बिंदुओं को लेकर हमने एक असाइनमेंट बनाने के लिए भी आपको बोला था। और जिन छात्रों ने से गंभीरता से लिया होगा उनके लिए प्रश्न ये बहुत आसान है कि गरीबी हटाओ का जो प्रोग्राम है वो किस 5 ईयर प्लान में है। तो ये 4th 5 ईयर प्लान का हिस्सा था जो 1969 से 1974 के बीच में लागू किया गया था, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गरीबी हटाओ के नारे के साथ बहुत अच्छी खासी अपनी क्या बनाई थी, अपनी लोकसभा में सीटें भी बहुत ज़्यादा लेके आई थी कांग्रेस उस समय। ये डिस्कशन हमने किया हुआ था बच्चों। ये आंसर इज़ ए ऑप्शन, ठीक है। ये भी 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग ही था, ठीक है, कि कौन सा 5 ईयर प्लान का मेन मोटो क्या था, ठीक है। मैच द लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5 ईयर प्लान, इट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान एंड दिस इज द नेम ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो मेजर ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान के लिए आपके पास रिसेंट 5 ईयर प्लान जो था वो 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। जब हम इसका ऑब्जेक्टिव हम जब देख रहे थे रिसेंट 5 ईयर प्लान का, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मैंने आपको बोला था कि फास्टर एंड सस्टेनेबल, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ये 12th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव रहा है, ठीक है। तो B4 के साथ मैच करता है, आपके साथ B4 के साथ मैच करने वाला जो ऑप्शन था बच्चों वो कौन कौन सा था, वो आपके पास था एक ऑप्शन B और एक ऑप्शन C, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास था जिसमें क्या था, B4 था। ना उसके बाद हम जब देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा हमारे पास 5 ईयर प्लान क्या था, ठीक है, अटेनिंग सेल्फ रिलायंस। जब हमने D ऑप्शन को देखा, ठीक है, तो देखिए 4th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ था, ठीक है, उसमें भी सेल्फ रिलायंस था। एंड 5th 5 ईयर प्लान में स्पेसिफाइड इसको बताया गया था कि अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, हमको स्वावलंबी बनने के लिए लक्ष्य यहाँ पर को हमने किया था, ठीक है। तो इसका विकल्प जो था वो इन दोनों ही विकल्पों में से जो D था इसका 2 ऑप्शन था, ठीक है, ये 2 के साथ मैच कर रहा था, तो ऑप्शन C ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया और आंसर ही ऑप्शन B, ठीक है। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ भी था, लेकिन यहाँ सस्टेनेबल 12th 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल वाला जो कॉन्सेप्ट था ये जुड़ा हुआ था। क्लियर हो रहा है बेटे, ठीक है। नाउ यदि हम बात करते यदि इस ऑप्शन को फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर को आपको इन दोनों को ही देखना ज़रूरी होता क्योंकि दोनों के ही जो 4 और 1 हैं वो हमको दोनों में ही एक जैसे थे, तो आपको इसका विकल्प मालूम होना अनिवार्य था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज एडेड ऑन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। DPSP को एक DPSP और महत्वपूर्ण DPSP हमने पढ़ी थी जब हमने आर्टिकल 39A में इस चीज़ को पढ़ा था, इक्वल एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A। वहाँ हमने स्पेसिफाइड इस बात को किया क्या कि इट इज़ एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था जो आपके नोट से ही आपको मिला था, आंसर इज इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, ठीक है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट इस्टेब्लिश्ड बाई। अब देखिए इनिशियली अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली इस बात का वर्णन था कि 1 हाई कोर्ट फॉर 1 स्टेट, एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने 2 बातें करी थी, एक 1 पर्सन, ठीक है, इसमें हमने क्या बात करी थी, हमने कही थी 1 पर्सन मे बी गवर्नर ऑफ 2 स्टेट एंड 1 हाई कोर्ट मे बी द हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट, 2 और मोर स्टेट, ठीक है। तो ये बात हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड ऑन करी थी, ठीक है। तो यदि हम बोलें कि पार्लियामेंट के पास लॉ के द्वारा ये चीज़ ऐड किया गया था, ये नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं था, प्रेसिडेंट का भी ऑर्डर नहीं था, बट इट इज़ बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड ऑन किया गया था, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, In 1928, Committee on Congress Leaders drafted the Constitution for India. The committee was headed by, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तान के अंदर 27-28 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आता है, इसका विरोध होता है, ठीक है। उस समय जो ब्रिटेन के जो भारत के उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैं वो ब्रिकन हेड हैं, और ब्रिकन हेड हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को चैलेंज करते हैं कि क्या आप अपने लिए एक ऐसा
रूल बुक डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए जो जिम्मेदारी साइमन कमीशन को दी गई थी कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या एक ऐसी रूल बुक, ऐसा विधायी डॉक्यूमेंट तैयार करना जिससे कि हिंदुस्तान की सरकार को चलाया जा सके। यही चैलेंज ब्रिकेनहैम हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को देते हैं। तो एक मल्टी पॉलिटिकल बैठक होती है जिसमें मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाती है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है 1928 में, दैट इज़ नोन एज नेहरू रिपोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने वाली रिपोर्ट भी मानी जाती है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर को पूछा गया है। योर आंसर इज़ मोतीलाल नेहरू। हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? मोतीलाल नेहरू, उन्हीं के नाम से नेहरू रिपोर्ट। तो जब नेहरू रिपोर्ट हम पढ़ लेते बच्चों तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट विच इज अबाउट जयपाल सिंह। अब देखिए, जयपाल सिंह के बारे में अगर आप बात करते हैं तो इनका पूरा नाम है बच्चों जयपाल सिंह मुंडा। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है आपके पास, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। ये झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो उत्तर तो आपको मिल गया, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है, क्योंकि ये जुड़े झारखंड आंदोलन से हैं, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, इट इज़ कंपेयरिंग फॉर सेपरेट छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये मुंडा कम्युनिटी से रिलेटेड हैं। ये ज्वाइन करते हैं आदिवासी महासभा को, ठीक है। ये उसके फाउंडर्स भी कंसिडर करे जाते हैं आदिवासी महासभा के। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर थे। और 1928 में जो ओलंपिक हिंदुस्तान जीता था हॉकी में, जो हॉकी में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जो जीता था हिंदुस्तान, उस टीम के कैप्टन भी कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। तो ये तीनों ही बात इसमें है। ये IAS अधिकारी रहे हैं, बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं जयपाल सिंह मुंडा झारखंड की, ठीक है। तो यहाँ पर को क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ये सही नहीं था रिगार्डिंग जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है, टिक्की मौसी। करंट का क्वेश्चन है बच्चों, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, महिलाओं को और बच्चों को, महिलाओं के पोषण और बच्चों के पोषण के लिए कैंपेन चलाया गया था एक, ठीक है। उस कैंपेन में एक मस्कट बनाया गया था, एक लेडी, ठीक है, और उनको नाम दिया गया था किसका? टिक्की मौसी का, माल न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है। तो ये एक मस्कट है, स्पेशली पैकेज नई फूड आइटम के लिए। नेम ऑफ द स्कीम का नेम गिवन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए नहीं है, ये एक क्या है, मस्कट है। ये टिक्की मौसी एक मस्कट है जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया गया था उसका मस्कट बनाया गया था, उसका ये चिन्ह था, ठीक है। और अब आंसर इज बी ऑप्शन योर। तो ये करंट का क्वेश्चन है, आपको मिला था। नेक्स्ट है वर्ल्ड टू। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू मेक द सम असाइनमेंट रिगार्डिंग स्पेसिफाइड डेज, ठीक है। तो टूरिज़्म डे के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कब ये होता है, ठीक। तो 2019 का जो टूरिज़्म डे था, हम बात कर रहे थे कि इसके लिए कौन सा इस बार का मोटो था या इसका एम क्या था। तो इस बार का जो एम था वो टूरिज़्म के साथ जॉब कैसे सीख कर सकते हैं, वो इसका मोटो था, ठीक है। योर आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है, द टूरिज़्म डे, वर्ल्ड टूरिज़्म डे का जो नेक्स्ट है TSENTR 2019। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो लंबे समय से हिंदुस्तान के अंदर चली आ रही है। बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सॉरी, लंबे समय से ये चली आ रही है। वैश्विक एक आर्मी एक्सरसाइज है, जिसे इस बार किसने किया था बच्चों? इस बार इसको किया था किसने? रशिया ने, ठीक है। होस्ट किया था इस बार, ठीक है, होस्टेड बाय रशिया। 2019 की जो TSNTR जो एक्सरसाइज है उसे कौन होस्ट कर रहा है? रशिया। करंट का क्वेश्चन है, डिटेल्ड में आपको इसके बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। कंट्री ऑफ द विंड, विंड एनर्जी के रिगार्डिंग इस चीज़ को बोला गया था। सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का फॉर्मेशन डेनमार्क में। अभी वर्तमान की बात करेंगे तो उसको पीछे छोड़ के स्पेन सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन लंबे समय तक विंड एनर्जी इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डेनमार्क, सो दैट डेनमार्क इज़ नोन एज कंट्री ऑफ विंड। सिंपल एक क्वेश्चन था, क्योंकि हिंदुस्तान भी इस समय विंड एनर्जी को फोकस कर रहा है बच्चों। करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एक नया डिपार्टमेंट है, ये आंसर हो नहीं सकता। मेट्रोलॉजिकल, मौसम, ये भी नहीं है। DRDO ये डिफेंस रिसर्च के रिगार्डिंग था, ठीक है। जब हम बात करते, देखिए कॉमन सेंस भी अगर आप लगाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश के आने से हमारे साथ शुरू हुआ, ठीक है।
और सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आके क्या करना शुरू किया, सर्वे करना शुरू किया, रोडें बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उनके द्वारा जो किया गया जो सर्वे था, लैंड का सर्वे किया उन्होंने, मेजरमेंट के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, टैक्सेशन के लिए। तो सबसे जो पुराना डिपार्टमेंट था जो साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड था, ठीक है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड था, दैट वाज सर्वे ऑफ इंडिया। और इस बार अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी होगी तो उसमें भी इस बात को बोला गया था कि सर्वे ऑफ इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन साइंटिफिक विच इज़ सेटअप ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है कौन सा डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया। योर आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है नसीम अल बहार, सी ब्रीज इसको बोलते हैं, नसीम अल बहार, समुद्री हवा, समीर इसको बोलते हैं, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये बायलेटरल दो देशों के बीच में हुई थी, ये हुई थी एक इंडिया और दूसरा देश क्या था इसमें, ओमान था। सुभद्रा जो हमारा शिप है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, किसमें, इस एक्सरसाइज में। कौन सी एक्सरसाइज है ये, नसीम अल बसर, ठीक है। ओमान इसका राइट आंसर है बच्चों। करंट का क्वेश्चन था ये आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है आपके पास, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोनेरू हम्पी, ये हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम रही हुई हैं चेस में, ठीक है, सबसे यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम है चेस में, ठीक है। और इस ये यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस स्पोर्ट से रिलेटेड है, दैट इज़ इन सेज इन चेस। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस समय भी ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप फीमेल को क्या कर रही हैं, जीत रही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ द खेलो इंडिया, खेलो इंडिया का ऑफिशियल मस्कट क्या है। खेलो इंडिया जो केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, उनके मैं बच्चों, उन स्कूल्स में बच्चों को मैं स्पोर्ट्सशिप को प्रमोट करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इस समय इसको होस्ट किया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने। इसका मस्कट है बच्चों विजया, ठीक है। इसका मस्कट क्या है, विजया। शेर बाग का एक स्ट्रक्चर बना है, हाथ में ढोल लिए हुए, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखते हैं। दैट इज़ एक मेल है एक फीमेल है, देखिए जया और विजया, इस तरीके से इसका क्या है, मस्कट है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन ईरान, ईरान में एक बहुत वहाँ के एमिनेंट लीडर रहे हुए इमाम खोमेनी, ठीक है। इनकी डेथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, ठीक। तो उस समय ये यूक्रेन इंटरनेशनल की फ़्लाइट में थे, जिसको जो क्रैश हो गया था, और उसमें क्या हो गई थी, इमाम खोमेनी की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। वही क्वेश्चन पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मिलान मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार आइलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ ये एक्सरसाइज होनी थी, और विशाखापट्टनम से एक्सरसाइज शुरू होनी थी, जिसे कोविड की वजह से थोड़ा सा क्या किया गया था, डिले किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसका कौन सा इसको होस्ट कर रहा था 2020 में, दैट इज़, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड बाय, किस ने इसको होस्ट किया, दैट इज़ विशाखापट्टनम ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट का नाम इसको चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया था, कांडला पोर्ट का, ठीक है, जो कांडला गुजरात में है। ये हमारा पहला SEZ भी रहा हुआ है, ठीक है। इस पोर्ट का नाम चेंज करके रखा गया था दीनदयाल पोर्ट। पूछ लगे कि कहाँ लोकेटेड है, आंसर इस गुजरात। ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट के तौर पे भी बनाने के लिए बोला गया था, और ये करंट में भी डिस्कस किया गया था बच्चों, ठीक है। Which one of the following cities is associated with the Biosafety Protocol of Convention of the Biological Diversity 2000, ठीक है। 2000 में हुई बायोडाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम करने के रिगार्डिंग एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, ठीक है। इसका नाम ही कार्टेजिना बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल दिया गया था, क्योंकि ये कहाँ पर हुई थी, कार्टेजिना में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णराज सागर डैम, ठीक। कृष्णराज सागर डैम कहाँ है, देखिए यदि आपको कृष्णराज सागर का नाम ही याद होगा तो ये कृष्णराजा जो हैं ये वाडियार वंश के शासक रहे हुए हैं, मैसूर वाली जो रियासत है वहाँ के हैं, ठीक है। और वहाँ पर को कौन सी रिवर बह रही है आपके पास बच्चों, वहाँ कौन सी रिवर है, गोदावरी नदी वहाँ पर को बहती है, ठीक है। वहाँ कौन सी नदी बहती है आपके पास, गोदावरी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है, वाडियार वंश के जो शासक हैं, इसका आंसर क्या होगा, गोदावरी, सॉरी कावेरी। ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ ये डैम है, ये मैसूर के लिए भी पानी सप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन की वजह से इसका पानी का लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में भी था, ठीक है। किस रिवर में बना हुआ है, कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विथ 2 और मोर स्टेट। देखिए क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न कितना शानदार है। जिस समय हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें हम शुरुआत में ही हमने इंटरनेशनल बॉर्डर्स, कौन कौन सा स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर डिज़ाइन करता है उसके बारे में पढ़ा था। तो त्रिपुरा के बारे में पूछा गया था, हमने पढ़ा था कि 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक ही के साथ बॉर्डर बनाते हैं, डेल्स ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, बाकी ये जो राज्य हैं, ये अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ भी बनाता है, चाइना के साथ भी बनाता है। ठीक है, आसाम भूटान के साथ भी बनाता है, बांग्लादेश के साथ भी बनाता है। ठीक है, मिज़ोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बनाता है, म्यांमार के साथ भी बनाता है। ठीक, लेकिन त्रिपुरा जो है वो केवल किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। ठीक, तो योर आंसर इज़ त्रिपुरा। ठीक है, क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न बहुत शानदार है। ठीक है, आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा, एनालिसिस किया होगा तो यू मे गिव दिस आंसर। ठीक है, आंसर क्या है इसका? त्रिपुरा है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 का जो सेंसस था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। विच अमंग द फॉलोइंग, आपने इन राज्यों में से बताना है कौन सा। तो महाराष्ट्र तो हाईएस्ट पॉपुलेटेड में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इनमें से आपने अंदाज़ा लगाना था कि इनमें से कौन सा था। तो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होता तभी आप इसका आंसर दे पाते। ठीक है, सामान्य थे इस प्रश्न का आंसर क्या है? पंजाब है। पंजाब मध्य प्रदेश उड़ीसा से कम पॉपुलेशन है पंजाब की। ठीक है, महाराष्ट्र की तो खैर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले 3rd स्टेट है, इसकी सबसे ज़्यादा क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, द स्पीकर्स ऑफ द थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे। ठीक है, स्पीकर ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग्स टू हाउ मैनी लैंग्वेज फैमिलीज। ठीक है, तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज फैमिलीज़ हैं, लेकिन यदि हम 2 भाषाओं को यहाँ पर को उठा के लूँ, एक लेते हैं हिंदी, एक लेते हैं बंगाली। तो हिंदुस्तान में 2 भाषाएं बोलने वाले, ठीक है, और एक दक्षिण भारत की बाकी भाषाएं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो बाकी भाषाएं हैं ये द्रविडियन और बाकी हिंदी और जो ये है ये देवनागरी का भाग है। ठीक है, या यदि हम इसको लैंग्वेज फैमिली बोलेंगे तो एक आपके पास इंडो तिब्बतन लैंग्वेज की आ जाएंगी और दूसरी द्रविडियन लैंग्वेज की आ जाएंगी। तो 2 जो ये कैटेगरी हैं इसमें लगभग हिंदुस्तान का मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है? इसको बोलती है। तो मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प ए होना चाहिए, बट यू में वेरीफाई इट, आप इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन दैट इज़ ए ऑप्शन। गांधी जी इनिशियली फोर्स द टेक्निक ऑफ द सत्याग्रह। सबसे पहले सत्याग्रह की टेक्निक इन्होंने कहाँ प्रयोग करी, कहाँ डेवलप करी? तो जब ये साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ माना जाता है कि गांधी ने सत्याग्रह की टेक्निक को क्या किया था? डेवलप किया था। ठीक है, वहाँ पर कोई इन्होंने सत्याग्रह किया था। योर आंसर इज़ बी। एवरी बहुत सरल क्वेश्चन है, गांधी के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था इसका। दांडी मार्च के समय कौन वॉइस रहे हैं? लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत डिस्कशन किया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में भी हमने बात करी थी। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी बात करी थी। गांधी ने कौन कौन सी अपनी मांगें रखी थी उनके बारे में भी बात करी थी। ठीक है, तो फाइनली एक लंबे डिटेल लेक्चर पे हमने गांधी के ऊपर लेक्चर लिया था। तो इस क्वेश्चन का प्रश्न मुझे नहीं लगता कि इसका प्रश्न मेरे किसी छात्र को कोई परेशानी किया होगा। योर आंसर इज लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज़पेपर वाज हाईली स्पेक्टिकल ऑफ द गांधीज दांडी मार्च इनिशियली बट विद इन अ वीक कंप्लीटली चेंज इन इट्स ओपिनियन एंड सैल्यूट हिम एज अ सेंट एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सैटरडे इवनिंग पोस्ट न्यूज़पेपर को मैं थोड़ा सा कंसिडर करूँगा। ठीक है, कि यहाँ पर को आंसर क्या हो सकता है इसका? सैटरडे इवनिंग पोस्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस इन द इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में पैसेंजर ट्रेन कब इंट्रोड्यूस हुई है? ठीक है, तो अब उसको देखिएगा इंट्रोड्यूस कब हुई है। तो इंग्लैंड में जो पैसेंजर ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है बच्चों, ठीक है,
मैनचेस्टर जो ट्रेन थी वो बनी, डेवलप हुई, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली वो 1923 के आसपास डेवलप हो रही है, लेकिन ऑफिशियली उसका एक तरीके से हम बोलें कि कॉमर्शियल जो ट्रैक बना और कॉमर्शलाइजेशन हुआ, पैसेंजर्स को मूव किया गया, वो 1825 से शुरू किया गया है, ठीक। तो इन माय ओपिनियन द आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ दिस, ठीक है। इस क्वेश्चन, इससे पहला एक क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर एक बार प्लीज़ आप लोग अपनी तरफ से भी वेरीफाई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ द लैंड। सेम पीस ऑफ द लैंड में, ठीक है, एक से अधिक अलग अलग तरीके की फसलों को लगाने के लिए क्या बोलते हैं। तो जब हम मिक्स फार्मिंग पढ़ रहे थे तो हमने मिक्स फार्मिंग की कैटेगरी में इस बात को पढ़ा था। मिक्स फार्मिंग में एक ही खेत में आप हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, या आप दो अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक ही समय में, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, या हम एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कैटेगरी होती है किसकी, मिक्स फार्मिंग की। योर आंसर इज़ मिक्स फार्मिंग। पनामा कैनाल, जब हमने सुएज़ कैनाल के बारे में डिस्कशन किया था, सू कैनाल, सुएज़ कैनाल, ठीक है, कील कैनाल, इनके बारे में पढ़ा था, तो हमको इस बार को डिस्कस हम कर चुके थे कि अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। कैरिबियन जो सी है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ कैरिबियन सी है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, और ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। इसके बीच में यहाँ पनामा है, यहाँ से ये नहर ऐसे जाती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कशन कर चुके थे। योर आंसर इज ऑप्शन बी इज़ योर आंसर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर was signed in United Nations Charter was signed by 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कब? ये सैन फ्रांसिस्को की मीटिंग थी। यूनाइटेड नेशन को जब हम पढ़ रहे थे पूरा डिटेल में, तो हमने पढ़ा था कि सैन फ्रांसिस्को में पहली बैठक हुई थी, उसमें फाइनली 51 जो मेंबर्स थे उन्होंने इसको अपनी परमिशन दी थी, और 1945 में यूनाइटेड नेशन की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। योर आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन इंडिया हैव कैटेगरी इंडियन लैंड यूज इनटू। देखिए, अगर हम इंडिपेंडेंस की इमीडिएट बात देखें तो आपको 5 लैंड यूज़ कैटेगरी मिलती हैं, बट एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो यू हैव 9 लैंड यूज़ कैटेगरीज, ठीक है, कि 9 लैंड, जिसके अंदर फॉरेस्ट लैंड आती है, एग्रीगेबल लैंड आती है, मार्जिनल लैंड आती है, ठीक है, और लैंड फॉर पास्चर्स एंड ग्रास लैंड आती है। तो इस तरीके से टोटल कितनी कैटेगरी बनाई गई है, 9 कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। शुरुआत में 5 कैटेगरी आपको इसमें मिलती थी, बट एट प्रेजेंट कितनी कैटेगरी इसमें है, 9 कैटेगरी हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज़ लार्जली कन्फाइंड इन द एरिया विद रेनफॉल लेस देन। देखिए यहाँ पर को देखना, रेनफॉल लेस देन। देखिए जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वो सामान्यतः 50 to 120, ठीक है, 50 से 120, ये स्पॉरेडिक रेनफॉल है, कभी कभी कितनी, ठीक है, और टाइम पीरियड का गैप है कि कब कितनी हो रही है, कब कितनी हो रही है, कितने टाइम के गैप के बाद रेनफॉल हो रही है, ठीक है। जनरली 50 से 120 सेंटीमीटर की जहाँ रेनफॉल होती है, और उसमें स्पॉरेडिक टाइम भी देखा जाता है कि कब कब हो रही है, रुक के कितने सालों के गैप के बाद हो रही है, ठीक है, तो उसको देखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर को इन माय ओपिनियन जो इसका आंसर होगा वो लेस देन 75 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उसमें ये 50 सेंटीमीटर का जो मुद्दा है ये इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। सबसे मिनिमम क्या रहेगा इसमें, लेस देन 75 सेंटीमीटर का एरिया। फॉर एन एरिया ऑफ द एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रॉट प्रॉन। देखिए ड्रॉट प्रॉन कैटेगरी का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ लगभग जो 50% जो फूड क्रॉप प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन का 50% या उससे भी कम हो रहा हो सूखे के कारण, तो उसको हम ड्रॉट एरिया या ड्रॉट प्रॉन एरिया बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो क्रॉप एरिया है उसका लगभग 30 या 33% का पोर्शन क्या है इन अनइरिगेटेड है, तो उस एरिया को हम क्या कंसिडर करके चल सकते हैं कि वो ड्रॉट प्रॉन एरिया हो सकता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन की करंट कौन सी नहीं है, देखिए जो अगुलास करंट है ये पैसिफिक की नहीं है, बाकी ओयाशियो, अलास्का, कैलिफोर्निया सब पैसिफिक की हैं। अगुलास करंट क्या है, पैसिफिक की नहीं है, ठीक है। ये इंडियन ओशन की करंट है अगुलास। मॉनसून का टाइम कितने दिन तक हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है, तो मॉनसून हिंदुस्तान में
जून के आखिरी समय में आ जाता है और जून जुलाई अगस्त, देखो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वो लगभग यहाँ पर को रहता है। ठीक है, तो जुलाई के शुरुआत जुलाई में आके, ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक वो यहाँ रहता है। ठीक है, अक्टूबर मिड तक यहाँ पर को रहता है। ठीक है, तो लगभग 100 से 140 दिन का उसका क्या रहता है, एक गैपिंग यहाँ पर को बने रहती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो उसका टाइमिंग रहता है, ठीक है, किसका, ये एक मिनट बच्चों, मानसून का हिंदुस्तान में वो ऑलमोस्ट 100 से 140 दिन के बीच का टाइम हम एक एवरेज पीरियड मान के चल सकते हैं। ठीक, नेचुरल वेजिटेशन, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। नेचुरल वेजिटेशन साउथ ईस्ट चाइना की, ठीक है, साउथ ईस्ट चाइना का बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, एग्रीकेबल एरिया है, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब पहले एग्रीकल्चर मतलब वहाँ ग्रासलैंड वगैरह थे, उसको एग्रीकल्चर में आपने कन्वर्ट किया। ठीक है, वहाँ पर को एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इन दोनों में से आंसर तो इन दोनों का ही है। ठीक है, ब्रॉड लीफ हैं, चौड़े पत्ते वाले, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, इन दोनों में से ही एक था। ठीक है, क्योंकि वो जो रीजन है साउथ ईस्ट चाइना का, वो थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल रीजन के हिस्से में आता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका ऑप्शन ए लेके चलूँगा। ठीक, कि सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लोकल करंट। ठीक है, कोल्ड लोकल करंट, यदि आप मिस्ट्राल की बात करेंगे तो ये ठंडी है, बाकी ये सारी की सारी गर्म है, चिनूक, लू। ठीक, मिस्ट्राल कोल्ड करंट है, इसका पूरा टॉपिक आपको दिया गया था बच्चों। व्हाट वाज द consequence of the permanent settlement on the rural society in बंगाल। ठीक है, ऑफ परमानेंट सेटलमेंट का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर को हम बात कर सकते हैं कि ज़मींदार इन्वेस्टेड कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर अलॉन्ग लाइन विद, ये तो नहीं पड़ा क्योंकि इससे परमानेंट सेटलमेंट से वहाँ के बंगाल की स्थिति और ख़राब होने लगी। ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन टू जोरदार सक्सीड्स इन द कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेजेस, नहीं, यहाँ पर को अपनी जगह बनाने में बहुत ज़्यादा सफल जगह नहीं बना पाए, उनसे उनका विरोध ही पैदा हुआ। रैयत प्रॉस्पेरस एज अ, रैयत तो और ख़राब होने लगी, उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई परमानेंट सेटलमेंट के बाद। ठीक है, द सिस्टम ऑफ कोलेट्रल, हाँ, द सिस्टम ऑफ कलेक्ट्रेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फॉर द एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन द जमींदार फेल्ड टू टेक ऑफ। ज़मींदारी टू, हाँ ठीक है, हाँ, तो ज़मींदारी के ऊपर नज़र रखने के लिए या उसको देखने के लिए, ठीक है, एक जो कलेक्ट्री जो एक कलेक्टर की पोस्ट बनाई गई थी या कलेक्टर सिस्टम बनाया गया था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ध्यान में लेके चल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी एक सही ऑप्शन, विकल्प डी बन सकता है इसका एक सही ऑप्शन। ठीक है, दामिनी कोह इन राजमहल एरिया। ठीक है, दामिनी कोह एक जगह ये, ठीक है, दामिनी कोह सामान्यतः राजमहल में जो ट्राइब्स है, ये बिहार का जो क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ पर को संथाल ट्राइब सामान्यतः रहती थी, उस क्षेत्र को ये राजमहल का एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर को संथाल के रिगार्डिंग यही है, डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथाल। ठीक है, लार्ज एरिया विच इज़ डिमार्केटेड एंड डिक्लेयर टू बी संथाल, यही हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर दामिनी कोह कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बनता है इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1857 इज करेक्ट। 1857 के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट वॉज अ रिवोल्ट केयरफुली ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड बाय द राजाज नवाब तालुकदार, यही इसका एक बन सकता है कि ये एक कहीं ना कहीं प्लानिंग थी इसमें। ठीक है, क्योंकि रूमर्स एंड प्रोफेसिस डिज नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स आउटब्रेक, ऐसा भी नहीं है, अफवाहें फैली थी, भविष्यवाणियाँ भी करी थी, उससे भी कहीं ना कहीं ये फैला है। ठीक है, इन्होंने भी रोल थोड़ा सा प्ले किया है इसमें। रेबल्स लगातार लोगों से अपील कर रहे थे, ठीक है, कि वो अपनी जाति को छोड़कर और अपने समाज को छोड़कर युद्ध में सामने आए। ठीक है, बहुत लंबे समय से बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे समाज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश सक्सीडेड क्विकली एंड ईजिली टू कंट्रोल द रेबल्स। ठीक है, बहुत आसानी से तो खैर रेबल्स को नहीं कंट्रोल कर पाए थे, उनको भी लंबा समय लगा था युद्ध करने के लिए। ठीक है, बहुत क्विकली तो नहीं हो पाया था, 2-3 महीने का समय लगा। ठीक,
मेरे विचार से आंसर ए इसके रिगार्डिंग सही हो सकता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पंचशील प्रिंसिपल। पंचशील का जो सिद्धांत है वो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इंडो चाइना वाला जो क्षेत्र है वहाँ से भारत के अंदर व्यापार करने के संदर्भ में था। एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए ये बात करी गई थी कि उस क्षेत्र से हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की टेरिटरी पे भी हम कब्जा नहीं करेंगे, ये भी इसके अंदर बात थी। ठीक है। इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर को बात थी। ठीक है। तो इसमें एक ही चीज़ बचता है, न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है, कि न्यूक्लियर संधि हुई थी पंचशील में, ऐसा विषय इसमें नहीं मिलता। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पंचशील। योर आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? सी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अभिनव भारत। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे अपने एग्ज़ाम, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कि अभिनव भारत को कौन सेटअप करते हैं? वी.डी. सावरकर। ठीक। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरी। ठीक है, अकेला वो नहीं है, लेकिन सबसे पहले द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन देमसेल्व्स वाज द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड। ठीक है, किसमें सबसे पहले ये कंसीड करी गई थी कि सबसे पहले की जो इंडियंस हैं वो अपने लिए क्या बनाए? संविधान अपने लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बात है कैबिनेट मिशन के अंदर ये बात करी गई थी कि चलिए जो इंडियंस हैं वो अपने लिए क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। ठीक है, दे विल मेक देमसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर ओन। ठीक है। 1935 में एम.एन. रॉय के द्वारा डिमांड करी गई थी कि सबसे पहले कि इंडियंस ही अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बहुत सारे प्रावधानों का वर्णन था। ठीक है, लेकिन इंडियंस के ही द्वारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो डिसीजन लिया गया था वो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा लिया गया था। तो योर आंसर इज ऑप्शन डी। ईस्टर्न कनाडा का, तो जो ईस्टर्न कनाडा आप देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पर को माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो माइनिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन वहाँ पर को है। ठीक है, तो इसका आंसर लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है कि ज़मीन का क्षयन जो है, ज़मीन ख़त्म हो रही, ख़राब हो रही है वहाँ पर को। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन लाइक कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। ठीक है, हमने जब मैप हम पढ़ रहे थे तो मैपिंग के दौरान हमें डिफरेंट जो सीज थे, ठीक है, ओश लेक्स थी, सीज थे, उनके भी बारे में हमने देखा था। ठीक है, तो ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी तो एक लेक है बहुत बड़ी। ठीक है, तो इन लेक्स के बारे में भी जब हम देख रहे थे तब भी हमने ये लोकेशन देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर को इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो माउंट क्योकसस जो है वो कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में पड़ता है बच्चों। ठीक है। बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल चेनाब नदी पर बनाए गए वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए योर आंसर इस चेनाब, यह आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिस समय हम यहाँ पर को नंदा देवी बायोस्फीयर के बारे में, पन्ना बायोस्फीयर के बारे में, नौकरेक बायोस्फीयर के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिस समय हम इकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी थी कि टोटल हिंदुस्तान में 18 बायोलॉजिकल रिजर्वेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनेस्को के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, उसी के साथ बायोस्फीयर बनाए गए थे। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है हिंदुस्तान के केवल 11 बायोस्फीयर रिजर्व ही इसका भाग हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास पहला और दूसरा सही था। योर आंसर इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू द सी एंड ओशियन। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। जब हम एशिया पढ़ रहे थे तो हमने उसकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अज़रबैजान लैंडलॉक्ड है एशिया की। ठीक है, तो जैसे ही जिसके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर गया होगा कि कौन सा लैंड लॉक है, तो योर आंसर इज अज़रबैजान। तो लैंड लॉक है तो इसका मतलब किसी भी तरीके का कोई सी या ओशियन रूट के साथ अज़रबैजान जुड़ा हुआ नहीं होगा। योर आंसर इज अज़रबैजान। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन यूपीएससी शानदार ढंग से बनाएगी, लेकिन जो टॉपिक आपने पढ़ा होगा बनाएगी उससे ही। आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न ऑफ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कम होने का कारण, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन तो कारण होगा, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक्सप्लॉयटेशन भी कारण होगा। ठीक है, और इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया वो भी कारण होगा। मेंटेनिंग सेक्रेड ग्रोव्स,
ठीक है। पवित्र तीर्थ स्थलों को मेंटेन करना ये बायोडाइवर्सिटी का कारण नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर को हम पवित्र तीर्थ स्थलों को मेंटेन करते हैं तो हम उसकी सारी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करते हैं। केदारनाथ को अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इज़ योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास जीएस के लगभग सभी वो प्रश्न थे जो इस बार पेपर में आए थे, और ये सभी प्रश्न में से कम 30 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी जो आपको उस समय याद रह पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्रैश कोर्स बहुत स्पीडीली किया था। लेकिन जिस भी बच्चे ने रिवीजन किया होगा और क्रैश कोर्स में अच्छे से ध्यान दिया होगा, मुझे उम्मीद है कि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चंस तो आपने आराम से इसमें अटैम्प्ट किए होंगे, ठीक है। 20 से 22 में मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो कम से कम 25, जो हमारा टारगेट था 25 से 26 क्वेश्चन, वो आराम से आपने इसमें कवर अप करे होंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप अपने आंसर की को इसमें मिलाइएगा, एनालिसिस करिएगा। कुछ क्वेश्चन जो बीच में मैंने आपके लिए छोड़े हैं कि आप उनको फाइंड आउट जरूर करें, तो उनको इंटरनेट से ढूंढने का प्रयास करें बच्चों, ठीक है गाइस। चलिए, ऑल द बेस्ट। Think NDA. Think Dune IDA.